हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न जीके विद एजे में। दोस्तों, अब हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसके अंदर फुल राजस्थान हिस्ट्री आपको करवा देंगे। दोस्तों, हम आपको टॉपिक वाइज कवर करवाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे मेवाड़ की हिस्ट्री। दोस्तों, मेवाड़ के बारे में हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। दोस्तों, सारे जो नोट्स है वो हैंड रिटन नोट्स है, जो राजस्थान के टॉपर्स हैं उनके द्वारा ये नोट्स लिखे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को भी इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की नॉलेज हो सके। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वेबसाइट पे विजिट कीजिए और दोस्तों सारे भी हमारे जो सोशल प्रेजेंस है उन सब पे हमको जो मोटिवेट कीजिए। दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यह है इस जो सीरीज़ की कि ये जो नोट्स हैं ये हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे आरएएस, आईएएस, पटवारी या कोई भी एग्ज़ाम है सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा एक ही लक्ष्य है कि सबको, जो भी हम पे विश्वास करते हैं उन सबको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे राजस्थान का इतिहास। दोस्तों, उसके अंदर हमारी हेडिंग है मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और उसके अंदर हमारा सब टाइप है मेवाड़ का इतिहास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले देखते हैं मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या थे। तो दोस्तों, मेवाड़ के प्राचीन नाम थे मेदपाट, प्रागवाट और शिवी जनपद। दोस्तों, इसमें सबसे पहले गुहिल वंश का शासन था। तो गुहिल वंश के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको ये नोट्स पूरे अच्छे से पीएचडी करवा देंगे। गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने 566 ईस्वी में की थी। गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। इनमें मेवाड़ के गुहिल सबसे प्रमुख थे। गुहिल शासक सूर्यवंशी हिंदू थे। फिर दोस्तों, इन गुहिल वंश में कौन कौन से राजा हुए। फर्स्ट है दोस्तों बापा रावल। दोस्तों, इनका वास्तविक नाम था कालभोज। यह हरित ऋषि का शिष्य थे। दोस्तों, 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ का अधिकार कर लेता है। राजधानी थी इनकी नागदा, उदयपुर में। नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। दोस्तों, आगे देखते हैं। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। बापा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चले गए थे तथा वहां के राजा सलीम को हरा दिया तथा अपने भांजे को राजा बनाया था। दोस्तों, रावलपिंडी जो अभी पाकिस्तान में है, शहर का नाम बापा रावल के कारण पड़ा था। दोस्तों, बापा रावल जो इनका नाम, उसी के ऊपर ये जो पाकिस्तान का रावलपिंडी है उनका नाम पड़ा था। दोस्तों, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा और ये जो नोट्स है वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, आगे देखते हैं। सीसी वैद्य ने बापा रावल की तुलना चार्ल्स मोर्टल, जो कि एक फ्रांस का कमांडर था, उससे की है। मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए किसने? बापा रावल ने। दोस्तों, इसके जो कीमत किया थी 115 ग्रेन का सिक्का। इनको क्या क्या उपाधियां मिली अब वो देखते हैं। इनको उपाधियां मिली हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे यानी चारों दिशाओं को जीतने वाले। सेकंड है दोस्तों हमारे राजा अल्लट रावल। दोस्तों, इनका जो अन्य नाम है वो है आलू रावल। दोस्तों, आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया था इन्होंने ही। फिर है दोस्तों, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। दोस्तों, ये जो मंदिर है वराह मंदिर, ये विष्णु जी का मंदिर है। फिर दोस्तों, आगे मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना इन्होंने ही की थी। और फिर दोस्तों, अल्लट ने पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। फिर थर्ड दोस्तों हमारा जो राजा है वो थे जैत्र सिंह। दोस्तों, इनका कार्यकाल था 1213 से 1250 तक। दोस्तों, भूताला का युद्ध जो है इनमें मेन था। इनमें जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के बीच में ये युद्ध हुआ था। दोस्तों, इल्तुतमिश तो था वो गुलाम सल्तनत या फिर गुलाम वंश का शासक था। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की जो पहला वंश जो इसने दिल्ली सल्तनत पे राज किया था वो थी दोस्तों गुलाम वंश, और उसका ये शासक था। दोस्तों, इस युद्ध में जैत्र सिंह जीत गए। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया। जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन भूताला युद्ध की जानकारी देती है। जैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था।
नेक्स्ट है दोस्तों हमारे रतन सिंह। दोस्तों इनका कार्यकाल 1302 से 1303 तक था। दोस्तों इनका छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया तथा वहां गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया। फिर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ को लूटा था, 1301 में उसने रणथंभौर को लूटा था, 1308 में उसने जालोर को सॉरी दोस्तों 1311 में उसने जालोर को लूटा था, 1305 में उसने ट्राई करा था पर उससे वो लूटा नहीं गया था और वो हार गया था। दोस्तों अभी ये चित्तौड़ पर आक्रमण करने के क्या क्या कारण थे वो देखते हैं। फर्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, यानी साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। नेक्स्ट चित्तौड़ का व्यापारिक तथा सामरिक महत्व है। दोस्तों चित्तौड़ से ज़्यादा व्यापार होता था, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, यह दोस्तों जो समर सिंह ने जो टैक्स लगाया था उसके ऊपर सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न था और इसलिए इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और नेक्स्ट है मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, यानी मेवाड़ के जो भी राणा हुए थे, जो भी राजा हुए थे, उनका प्रभाव बढ़ते हुए देख के सुल्तान को इसको लूटने की इच्छा हुई। और दोस्तों लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था पद्मिनी की सुंदरता। अब दोस्तों पद्मिनी कौन थी अब ये जानते हैं। दोस्तों पद्मिनी सिंहल द्वीप जो श्रीलंका में है अभी की राजकुमारी थी। पिता थे इनके गंधर्व सेन, माता थी चंपावती। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया था। दोस्तों 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ। दोस्तों साका मतलब दोस्तों जब चित्तौड़ के सैनिकों को या फिर जब इनको पता रहता है कि अब ये नहीं जीत सकते, फिर भी दोस्तों ये खुशी खुशी अपने जो मरने के लिए जाते हैं या फिर युद्ध करने के लिए जाते हैं, जिससे वो चाहते हैं जितने ज़्यादा हम मार सके उतने ज़्यादा सैनिकों को मार दें। दोस्तों लेडीज़ें जोहर करती है। दोस्तों साका का मतलब होता है साका यानी जोहर प्लस केसरिया, यानी मर्द जो है केसरिया सर पे बांध के वो चल पड़ते हैं और महिलाएं जोहर कर लेती है। दोस्तों अब ये जो पहला साका वो क्यों हुआ था और इसमें जोहर किसने किया था। दोस्तों पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जोहर कर आत्मस्वर किया। यह दोस्तों ने 1600 स्त्रियों के साथ जो जोहर कर लिया था। दोस्तों पहले जोहर होता था। आगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों चित्तौड़ अपने बेटे दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां को जो चित्तौड़ का शासन दे दिया था। खिज्र खां ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया था। दोस्तों गंभीरी नदी पर इसने पुल बनाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट दोस्तों सारे जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये नोट्स, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं। खिज्र खां ने यहाँ पर मकबरे का निर्माण करवाया। इस मकबरे में के फारसी लेख में जो है ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। फिर है दोस्तों थोड़े दिन बाद चित्तौड़ मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। मालदेव सोनगरा को मुछाला मालदेव कहा जाता है। आगे दोस्तों गोरा और बादल इस साके में लड़ते हुए मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 80,000 लोगों का कत्लेआम करवाया है। दोस्तों 80,000 लोगों को बेदर्दी से मार दिया। आगे दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखी पद्मावत। दोस्तों अवधी भाषा में 1540 में लिखी गई थी। दोस्तों सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आप इनको याद करिएगा। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगी। फिर दोस्तों आगे जेम्स टॉड तथा मुहर्नोत नैणती ने भी इस कहानी को स्वीकार किया। सूर्यमल मिशन ने इस कहानी को अस्वीकार किया था। यानी दोस्तों जेम्स टॉड और मुहर्नोत नैणती ने इसको स्वीकार करा था, पर सूर्यमल मिशन जो थे लेखक थे दोस्तों ये भी इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया गया था। फिर दोस्तों अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन अल फुतू में, जिसको तारीख अलाई भी कहते हैं, उसमें चित्तौड़ के आक्रमण का वर्णन किया गया है। या दोस्तों ये पुस्तक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खजाइन उल फुतू। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था अलाउद्दीन खिलजी। सॉरी दोस्तों रतन सिंह।
गोरा बादल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश रक्षा में लग जाना चाहिए। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, हमें भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूं तो दोस्तों आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, स्पीड धीरे कर सकते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। फिर भी दोस्तों अभी मैं थोड़ा और धीरे बोलने का प्रयास करता हूँ। आगे जो दोस्तों हमारे राजा है, जो राणा है, वो है राणा हमीर। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट राणा थे। इनका कार्यकाल था 1326 से 1364 तक। मालदेव सोनगरा के बेटे बनवीर सोनगरा को हराकर मेवाड़ के शासक बने थे कौन? राणा हमीर। हमीर सिसोदा गांव का था, इसलिए यहाँ से गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का राज्य या फिर शासन प्रारंभ हुआ। सिसोदा गांव की स्थापना राहव ने की थी। दोस्तों हर एक चीज हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, आरएस बनाने का आपको ये वीडियो। हमीर ने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। हमीर को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। दोस्तों हमने भी प्राचीन भारत के कई वीरों के ऊपर हिस्ट्री बना रखी है दोस्तों, उसकी लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में दे देंगे, या फिर दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों उसमें हमने आपको भारत के कई वीरों की हिस्ट्री बताई है। रसिक प्रिया में हमीर को वरी राजा कहा गया है। हमीर ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। बरवड़ी माता मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी थी। बाण माता मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी थी। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे राजा है वो है लाखा यानी लक्ष्य सिंह। दोस्तों इनका कार्यकाल था 1382 से 1421 तक। दोस्तों जावर उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी इन्हीं के शासनकाल में। फिर दोस्तों एक बंजारे यानी घुमक्कड़ व्यापारी जो होते हैं ने पिछोला झील उदयपुर का निर्माण करवाया था, इन्हीं के शासनकाल में करवाया था। दोस्तों पिछोला झील जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है आज के टाइम पे। पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा है। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। फिर दोस्तों आगे हमने एक आपके चार्ट सा बनाया है, उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों इस चार्ट में हमने आपको समझा रखा है कि मेवाड़ के जो राणा लाखा थे उनकी शादी मारवाड़ के चूड़ा की पुत्री हामाबाई से की गई। दोस्तों इनके एक भाई भी थे, वो थे रणमल। दोस्तों फिर इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था युवराज चूड़ा। दोस्तों इनको मारवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता था। नेक्स्ट दोस्तों आगे जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं। दोस्तों ये हमने चार्ट इसलिए बनाया क्योंकि चार्ट जो हमारे माइंड में जल्दी से कैच होता है, जल्दी से बनता है। दोस्तों इसकी जो तस्वीर है वो हमारे माइंड में कई दिनों तक याद रहती है। मारवाड़ के राजा चुंडा ने की बेटी हमाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ हुई। इस समय लाखा के बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा। हमाबाई के बेटे को मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। दोस्तों चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। दोस्तों आगे चूड़ा के इस बलिदान के कारण कई विशेषाधिकार दिए गए। दोस्तों अब वो कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 चूड़ा को दिए गए। इनमें सलुम्बर उदयपुर भी शामिल था। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ का सेनापति होगा। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। राणा की अनुपस्थिति में सलुम्बर का सामंत राजधानी संभालेगा। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनको जो अधिकार दिए गए थे, मेवाड़ के सभी कागज पत्रों पर राणा के साथ सलुम्बर के सामंत का हस्ताक्षर करेगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हमने आपके लिए उठाया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मेवाड़ के प्रशासन में सलुम्बर का क्या महत्व था। दोस्तों इसको 50 वर्ड में लिखना हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है। दोस्तों उसके बारे में आप उसके साथ हम लिख देंगे। दोस्तों ऊपर हमने आपको बता दिया है कि इसका क्या महत्व था और क्या क्या ये कर सकता है, तो दोस्तों उसमें आप एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों हम आपको एक क्वेश्चन बताया है जिससे
कि ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। दोस्तों हरावल क्या होती है? सेना की सबसे अगली टुकड़ी। और चंदावल क्या होती है दोस्तों? सेना के पीछे की टुकड़ी। अब नेक्स्ट जो दोस्तों हमारे राजा है वो है राजा मोकल। दोस्तों इनका कार्यकाल 1421 से 1433 तक था। दोस्तों अगर आपकी डिमांड आई तो हम इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो भी बना देंगे, जिसमें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो सारे हम आपको उस वीडियो में कवर करवा देंगे। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हंसाबाई का पुत्र था कौन? राणा मोकल। चुंडा को संरक्षक बनाया गया। दोस्तों शॉर्ट नोट्स है जिससे आपको खाली रिवीजन हो जाए। हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुड्डा मालवा चला गया। होशंगा मालवा का शासक बना, या फिर उस टाइम पे जो होशंगशाह जो था वो मालवा का शासक था। हंसाबाई का भाई रणमल मोकल का संरक्षक बना। मोकल ने एकलिंग मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया। समिद्धेश्वर मंदिर चित्तौड़ का पुनर्निर्माण भी मोकल ने ही करवाया था। पहले इस मंदिर का नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था तथा भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया था। फिर दोस्तों 1433 में झीलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर चाचा मेरा महपा पवार ने मोकल की हत्या कर दी। दोस्तों अहमद शाह उस टाइम पे गुजरात का शासक था। फिर बाद में आते दोस्तों राणा कुंभा। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राजा थे दोस्तों, इन्होंने 1433 से लेकर 1468 तक शासन किया था। दोस्तों ये जो नोट्स है ये टॉपर्स द्वारा लिखे गए हैं, तो दोस्तों आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। अगला पॉइंट है रणमल कुंभा का संरक्षक था। कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया। दोस्तों जो राणा मोकल जो थे वो राणा कुंभा के पिता थे। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया तथा उसने सिसोदियों के नेता राघव देव की हत्या करवा दी। दोस्तों ये चुंडा के भाई थे। हंसाबाई ने मालवा से चुंडा को वापस बुलाया। भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। रणमल का बेटा जोधा भाग गया तथा बीकानेर के पास काहुनी गांव में शरण ली। चुंडा ने मंडोर मारवाड़ की राजधानी जो थी उस पर अधिकार कर लिया। अब दोस्तों अब आगे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि है दोस्तों आवल बावल की संधि जो 1453 में हुई थी। दोस्तों एक कुंभा और जोधा के बीच हुई थी। इस संधि द्वारा मारवाड़ जोधा को वापस दिया गया। सोजत जो पाली में है को मारवाड़ में मेवाड़ की सीमा बनाया गया। जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ की गई। फिर दोस्तों सारंगपुर का युद्ध जो 1437 में हुआ। दोस्तों कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था उसके बीच में हुआ था। दोस्तों इस युद्ध का कारण क्या था वो जानते हैं। दोस्तों महमूद खिलजी ने मोगल के हत्यारों को शरण दी थी। कुंभा जीत गए तथा जीत की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया गया और किसके द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए एक उसका सफिशिएंट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं के अंदर से बनेंगे, तो आप इनको अच्छे से अगर याद कर लेते हैं तो आप सारा जो आप आंसर सही करके आएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों चंपानेर की संधि। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट संधि है और इसको हिस्ट्री में भी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस दी जाती है। दोस्तों 1456 में हुई थी। दोस्तों ये कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के और महमूद खिलजी मालवा के ने मिलके ये संधि करी थी कि इनका उद्देश्य क्या था कि कुंभा को हराना, क्योंकि दोस्तों राणा कुंभा का जो प्रभाव था वो बढ़ता ही जा रहा था, कंटिन्यूसली जो इंक्रीज होता जा रहा था। पर दोस्तों इनको ये लगा कि अगर उनका प्रभाव और बढ़ गया तो वो इनको समाप्त कर देंगे। इसलिए दोस्तों इन दोनों ने मिलके राणा कुंभा को मारने की जो संधि की, इसलिए इसी को चंपानेर की संधि माना जाता है या फिर कहा जाता है। अब दोस्तों फिर ये दोनों जब मिल गए थे तब इनके बीच में युद्ध हुआ, बदनौर का युद्ध जो 1457 में हुआ था। दोस्तों बदनौर जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। दोस्तों कुंभा ने दोनों को एक साथ हरा दिया। ये दोनों जब मिल रहे थे फिर भी इन्होंने कुंभा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये दोनों कुंभा ने सिरोही के सहसमल को देवड़ा को हराया। दोस्तों नागौर के जो शम्सकार थी कुंभा ने इसे सहायता दी और मुजाहिद खां को कुंभा ने हराया। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा थे राणा कुंभा।
दोस्तों इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अब पढ़ते हैं। दोस्तों इनके द्वारा जो स्थापत्य कला थी इनकी वो देखते हैं। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन उठ सकता है कि किसे राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा राणा कुंभा को। दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में जानते हैं। विजय स्तंभ का जो अन्य नाम है वो क्या क्या है, वो है दोस्तों कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजाय बहार, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोट। फिर दोस्तों ये 9 मंजिली इमारत है। इसकी लंबाई जो है 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है। वास्तुकार है दोस्तों इसके जेता, पुंजा, पोमा और नापा। राजस्थान पुलिस तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ भी है। यानी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। वीर सावरकर के संगठन अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ भी था। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है विजय स्तंभ के बारे में आपके क्वेश्चन में 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, जिसको ज्वाइन करके आप इसकी PDF पा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। जेम्स टोड दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट इतिहासकार थे। दोस्तों इन्होंने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। दोस्तों सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 3 मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन में आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि जो विजय स्तंभ है उसकी कितनी मंजिलों में कितनी बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। तो दोस्तों तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है उसके लेखक है अत्रि और महेश। दोस्तों ये किलों के बारे में जानते हैं जो राणा कुंभा द्वारा स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण करवाया था। यानी दोस्तों इनका जो किलो में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। और दोस्तों कुंभलगढ़ में जो है राजसमंद में है भी इसके वास्तुकार थे मंडन। इस किले को मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इसका सबसे ऊंचा महल है कटारगढ़। दोस्तों कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। दोस्तों जो सारी जो उपनाम है जो टाइटल्स दिए गए हैं वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कुंभा का निजी आवास था। फिर है दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक, दोस्तों वो थे महेश। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा गया है। दोस्तों अब हम आपको इनके जो दुर्ग थे जो हमने बताए थे 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था उनके बारे में बता रहे थे। फर्स्ट है दोस्तों कुंभलगढ़ का दुर्ग, सेकंड है अचलगढ़ जो सिरोही में है। 1452 में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। फिर है दोस्तों बसंती दुर्ग, ये दोस्तों ये सिरोही में है। फिर है दोस्तों मंथान दुर्ग, ये भी सिरोही में ही है। दोस्तों इनको मेरों पर नियंत्रण के लिए ये दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिर है दोस्तों भोमट दुर्ग, दोस्तों ये भील जनजाति पर नियंत्रण हेतु ये दुर्ग बनवाया था। दोस्तों पूरे स्ट्रेटेजी से काम करते थे। दोस्तों चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ व कुंभलगढ़ में कुंभ स्वामी यानी विष्णु जी के मंदिर बनवाए। चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी मंदिर बनवाया। रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण 1439 में धरणक शाह ने करवाया। दोस्तों हम राणा कुंभा के बारे में आपको इतना सब कुछ बता रहे हैं, तो इससे आप एक अनुमान तो लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि राणा कुंभा का जो महत्व है वो राजस्थान के इतिहास में कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों इनको याद करना तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है आपके एग्ज़ाम को। इसमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। इसके वास्तुकार है देपाक। इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। इसमें 1444 स्तंभ है, इसलिए इसे स्तंभों का अजायब बहार कहा जाता है। दोस्तों फिर है जैन कीर्ति स्तंभ।
12वीं शताब्दी में जीजा शाह बघेरवाल ने इसे बनवाया था। दोस्तों ये जो जीजा शाह बघेरवाल थे एक जैन व्यापारी थे। चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है। इससे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है, यानी ये जो है आदिनाथ को समर्पित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर है कुंभा का साहित्य। कुंभा एक अच्छे संगीतज्ञ थे। वह वीणा बजाते थे। इनके संगीत गुरु थे सारंग व्यास। पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है सुधा प्रबंध, कामराज रति सार, इसके 7 भाग है। संगीत सुधा, संगीत जो है मिग्रामा, संगीत राज, इसके 5 भाग है। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और ये जो है नर रत्न कोश। दोस्तों ये जो राणा कुंभा है इनकी पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आपको सबके नाम लिखने पड़ेंगे। फिर है दोस्तों नेक्स्ट, जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका लिखी। कुंभा ने सारंग देव की संगीत रत्नाकार पर टीका लिखी। कुंभा चंडी शतक पर टीका लिखी, यानी जो बाण भट्ट थे इन पर इन्होंने जो टीका लिखी थी। कुंभा मेवाड़ी, कन्नड़ व मराठी भाषाएं जानते थे। कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की। कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन थे उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों फर्स्ट थे कान्ह व्यास। दोस्तों इन्होंने पुस्तक लिखी एकलिंग महात्म्य। इससे ज्ञात होता है कि कुंभा वेद स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य एवं राजनीति में बड़े निपुण थे। फिर दोस्तों दूसरे जो विद्वान थे वो थे मेहा, इनकी बुक थी तीर्थमाला। फिर है दोस्तों मंडन, इनकी बुक थी वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूपमंडन, ये मूर्तिकला के बारे में थी। कोदंड मंडन, धनुष निर्माण के बारे में ये थी। फिर थे दोस्तों नाथा, ये मंडन के भाई थे। दोस्तों इनकी बुक थी वास्तु मंजरी। फिर नेक्स्ट है दोस्तों गोविंद। दोस्तों ये मंडन के बेटे थे। इनकी बुक थी द्वार दीपिका, उदार धोरिणी, कलानिधि, ये मंदिर के निर्माण की जो है जानकारी देती है। और फिर है सार समुच्चय, ये आयुर्वेद के बारे में जानकारी देती है। फिर है दोस्तों रमाबाई। दोस्तों कुंभा की बेटी थी। अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। उपाधि दी थी इनको वागीश्वरी। इसे जावा क्षेत्र दिया गया। फिर नेक्स्ट दोस्तों तिला भट्ट और थे हीरानंद मुनि, ये कुंभा के गुरु थे। कविराज की उपाधि कुंभा ने इन्हें दी थी। फिर थे सोमदेव, सोम सुंदर, जयशेखर और भुवन कीर्ति। दोस्तों ये सारे जो थे जैन मुनि थे। दोस्तों फिर थे कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा पर कर हटा दिया था, यानी दोस्तों जो टैक्स लगता था तीर्थ यात्रा करने पर वो कुंभा ने हटवा दिया था। इनको क्या क्या उपाधियां मिली थी राणा कुंभा को, वो थी हिंदू सुल्तान, यानी दोस्तों मुस्लिम सेना को हराने के कारण इनको ये उपाधि मिली थी। फिर है दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य। दोस्तों ये जो संगीत के कारण इनको उपाधि मिली थी। फिर थी दोस्तों राणा रासो, साहित्य के कारण ये उपाधि मिली थी। फिर थी हाल गुरु, पहाड़ी किले जीतने के कारण ये उपाधि मिली थी। फिर थी चाप गुरु, धनुष कला के कारण इनको ये उपाधि मिली थी। फिर थी परम भागवत, यानी ये विष्णु और जो गुप्त के बारे में ये जो लिखते थे उसके बारे में इनको परम भागवत जो इनको उपाधि मिली। फिर थी आदिवरा, ये गुर्जर प्रतिहार होने के कारण इनको ये उपाधि मिली। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों कुंभा की हत्या उनके बेटे उदा ने कुंभलगढ़ के किले में कर दी थी। दोस्तों इनके पिता की हत्या भी कर दी गई थी और इनकी भी हत्या इनके बेटे ने ही कर दी थी। अब जो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे राजा है वो है रायमल। दोस्तों रायमल का जो कार्यकाल था वो था 1473 से 1509 तक। दोस्तों एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो इन्होंने बनवाया था। दोस्तों रानी श्रृंगार कंवर ने दोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। दोस्तों दोसुंडी अभिलेख में संस्कृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। D.R. भंडारकर ने इन्हें पढ़ा था। दोस्तों दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है ये।
राजस्थान में वैष्णव धर्म यानी भागवत धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख ये है और संस्कृत भाषा में है। दोस्तों पृथ्वीराज के बारे में जानते हैं। दोस्तों पृथ्वीराज जो है वो रायमल के सबसे बड़े बेटे थे। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था। अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया। कुंभलगढ़ के किले में पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है। फिर है दोस्तों जयमल। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। और दोस्तों उसके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राणा है मेवाड़ के, वो है राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। दोस्तों 1509 से 1528 तक इनका कार्यकाल था। दोस्तों रायमल के पुत्र थे। अपने भाइयों के साथ विवाद होने के कारण श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के पास शरण ली थी। दोस्तों राणा सांगा के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो दोस्तों आप वो भी देखिएगा। नेक्स्ट है रायमल की मृत्यु के बाद सांगा मेवाड़ के शासक बने। इब्राहिम लोधी जो दिल्ली है उनको खातौली यानी कोटा का युद्ध 1517 और बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 दोनों में हराया। और दोस्तों उसके बाद महमूद खिलजी सेकंड को मालवा का शासक था, उसको गागरोन का युद्ध जो 1519 में हुआ, गागरोन दोस्तों झालावाड़ में है, उसमें भी हराया था। फिर दोस्तों गागरोन का किला उस समय चंदेरी के मेदिनी राय के पास था। दोस्तों मेदिनी राय ने भी जो राणा सांगा के पास शरण ले रखी थी और उन्होंने चंदेरी का उनको जो सामंत बना दिया था। दोस्तों फिर है ईडर रियासत जो गुजरात में थी। दोस्तों उसमें पहले तो भारमल के बाद मुजफ्फर शाह जो गुजरात का था उसका शासन हुआ करता था, पर दोस्तों उसके बाद रायमल के बेटे राणा सांगा का जो उस पर राज होने लगा। फिर दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध बयाना का युद्ध। दोस्तों ये हुआ था, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, 16 फरवरी 1527 में। दोस्तों इसके एक महीने बाद ही 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दोस्तों ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। सांगा दोस्तों इसमें जीत गए थे। इस समय किले के रक्षक मेहंदी ख्वाजा था, दोस्तों बाबर का जो आदमी था। फिर है दोस्तों बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी थी। फिर सेकंड है दोस्तों एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध खानवा का युद्ध, दोस्तों 17 मार्च 1527 में हुआ था। दोस्तों वीर विनोद श्याम लदास के अनुसार 16 मार्च को यह शुरू हो गया था। बाबर ने जिहाद की घोषणा की यानी धर्म युद्ध की घोषणा की। दोस्तों पहले जो है वो एक युद्ध हारने के बाद बाबर की सेना जो वो कांपने लगी थी राणा सांगा के नाम से, पर दोस्तों वो सेना ने जो युद्ध में जाने से मना कर दिया था, पर बाबर को कैसे भी करके युद्ध जीतना था, इसलिए उसने धर्म युद्ध का नारा लगाया। बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई थी कि उन्होंने खाई थी कि जब तक राणा सांगा को नहीं हरा देंगे तब तक शराब नहीं पिएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से तगमा कर हटा दिया। दोस्तों सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में सहायता के लिए बुलाया था। दोस्तों इसको पाती परवन का संदेश बोलते हैं, जिससे सारे जो राजा है वो एक सूत्र में बंध जाएं। दोस्तों इसमें किन ने जो साथ दिया था राणा सांगा का, दोस्तों वो देखते हैं। आमेर के पृथ्वीराज ने, मारवाड़ के मालदेव यानी जो राजा गंगा के बेटे थे उन्होंने, बीकानेर के कल्याणमल जो राजा जेतसी के बेटे थे, मेड़ता के वीरमदेव, चंदेरी के मेदिनी राय, वागड़ के उदय सिंह, देवलिया के वाद्य सिंह, सलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत, और दोस्तों सादड़ी के झाला अज्जा, मेवात के हसन खान मेवाती, ईडर के भारमल और इब्राहिम लोधी का छोटा भाई महमूद लोधी। दोस्तों सांगा युद्ध में घायल हो गए। सादड़ी के झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। बाबर युद्ध जीत गया तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की। दोस्तों जब उसने खानवा का युद्ध राणा सांगा से जीता था तब उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों अब आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है उनके बारे में बताते हैं। दोस्तों बसवा जो दौसा में है, यहाँ पर सांगा का इलाज किया गया। फिर है इरीच जो एमपी में है, यहाँ पर सांगा को जहर दे दिया गया। और कालपी
दोस्तों एमपी में है, यहाँ पर सांगा की मृत्यु हो गई। दोस्तों कालपी मैदानों में युद्ध होने वाला था, पर दोस्तों ये कहा जाता है कि इनके सामंतों ने ही इनको जहर देके मार दिया था। फिर है दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा। दोस्तों यहाँ पर सांगा की छतरी है। दोस्तों आप देखते हैं खानवा युद्ध के क्या क्या कारण थे। फर्स्ट है बाबर ने सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाया। महत्वाकांक्षाओं का टकराव। राजपूत अफगान मैत्री यानी हसन खां मेवाती और महमूद लोदी ने जब राणा सांगा के साथ मिल गए थे, तब एक वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया था इस युद्ध का। फिर था सांगा में सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। दोस्तों ये जो फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोस्तों बाबर ने राणा सांगा पे वचन भंग का आरोप लगाया। दोस्तों ये राजपूतों में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक अपने अंदर एक वो होता है, आत्मसम्मान होता है, स्वाभिमान होता है कि वो कुछ भी हो जाए अपने वचन से नहीं, वचन को कभी भंग नहीं करते, चाहे उन्हें अपनी जान ही देनी पड़े। पर दोस्तों बाबर ने यह आरोप लगा दिया था कि राणा सांगा ने अपना वचन भंग किया, तो ये इसमें राणा सांगा गुस्से से भर गए। अब दोस्तों ये जानते हैं राणा सांगा की हार के कारण क्या थे। सांगा की सेना में एकता नहीं थी, सब अपने अपनी चला रहे थे। कोई भी राणा सांगा का दोस्तों अगर एक सेना में एक नेतृत्व करने वाला एक जो व्यक्ति होता है तो वो सारी सेना को अच्छे से संभाल सकता है, पर दोस्तों सब राजा अपने अपनी चला रहे थे, सब अपनी सेना को अपने हिसाब से चला रहे थे, तो यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण था इनकी हार का। सांगा की सेना अलग अलग दो सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। बाबर का तोप खाना, यानी बाबर के पास तोपें थी और उस टाइम पे जो हिंदू जो शासक थे वो तोपों के बारे में जानते ही नहीं थे। बाबर की तुलकामा युद्ध पद्धति। फिर दोस्तों सांगा ने बाबर को बयाना के बाद युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। दोस्तों बयाना का युद्ध जब राणा सांगा ने जीत लिया था, तब वे जीतने के बाद वापस मेवाड़ आ गए, जबकि उन्होंने तुरंत दिल्ली पर अधिकार कर लिया होता तो उसके बाद बाबर जो है वो वापस युद्ध करने के लिए तैयारी नहीं कर पाता। पर दोस्तों वापस मेवाड़ आ गए, इसलिए जो बाबर के पास वापस युद्ध की तैयारी के लिए समय मिल गया। दोस्तों एक और कारण था, सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में उतर गए। दोस्तों बाबर मैदान में नहीं उतरा था। मुगल सेना घोड़ों का प्रयोग करती थी, जबकि राजपूत हाथियों का प्रयोग करते थे। दोस्तों घोड़े जो है वो तेज दौड़ सकते हैं और पतली जगहों में से भी निकल सकते हैं, पर दोस्तों हाथी जो है वो ऐसे नहीं कर सकते, वो एक धीरे धीरे चलते हैं। मुगल सेना के पास राजपूतों की तुलना में हल्के हथियार थे। दोस्तों राजपूतों के पास भारी हथियार थे, तो उनको जो चलाने में भी थोड़ी कठिनाइयां होती थी। फिर सांगा के साथ उसके साथियों ने विश्वासघात किया था तथा बाबर से मिल गए थे। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदू राजाओं के साथ ये हुआ है कि उनके कई जो विश्वास पात्र लोगों ने उनके साथ धोखेबाजी की थी, जैसे रायसानी जो एमपी का था, सलरी तंवर तथा नागौर के खानजादे मुसलमान। दोस्तों इन सब ने इनके साथ धोखा किया था, विश्वासघात किया था। अब दोस्तों अब जानते हैं खानवा युद्ध का महत्व है और इसका परिणाम। अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद बाबर का भारत पर राज करना आसान हो गया, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे जो राजपूत जो थे मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर थी, जो इंडिया की जो सबसे जो डोमिनेंट पावर थी वो थी राजपूत, और उसने राजपूतों को हरा दिया तो उस पर राज करना उसका आसान हो गया। फिर है यह अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजाओं ने एकता देखी गई है, सब एक साथ आई, ये खाली अंतिम युद्ध था। सांगा अंतिम राजपूत राजा थे जिन्होंने दिल्ली को चुनौती देने का प्रयास किया। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं रहे जिसने हिंदू संस्कृति को नुकसान हुआ। राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई। इस युद्ध के बाद मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति निर्धारित हो गई थी तथा अकबर ने युद्ध के स्थान पर मित्रता की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, स्पीड धीरे करके देख सकते हैं, कि दोस्तों मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। दोस्तों इनको क्या क्या उपाधियाँ दी गई थी? हिंदू पथ की, और कौन सी थी? सेना का भगवान शेष। दोस्तों क्योंकि ये 80 घाव लेके भी युद्ध में लड़ते रहे, ऐसे वीर योद्धा थे। फिर थे दोस्तों बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा के अधीन 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ने के कारण सांगा ने हरिदास चरण को 12 गांव दिए थे। सांगा के बेटे भोजराज की शादी मीराबाई के साथ हुई थी। दोस्तों वही मीराबाई थी जो श्री कृष्ण की परम भक्त थी।
सांगा के बाद रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना। उसकी मृत्यु के बाद विक्रमादित्य को शासक बनाया गया। दोस्तों एक काम करते हैं, हम आज खाली मेवाड़ के जो शासक थे उनके बारे में पढ़ते हैं और आगे अलग अलग हेडिंग के अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे दोस्तों आपको याद करने में आसानी हो। क्योंकि दोस्तों ये नोट्स जो है कम नहीं है, नोट्स ज़्यादा हैं। हम चाहते हैं आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको अच्छे से जो कवर हो सके। नेक्स्ट है दोस्तों विक्रमादित्य। दोस्तों इनके बारे में जानते हैं। इनकी माता कर्मावती इनकी सुरक्षिका बनी। 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। रानी जो कुर्मावती थी ने रणथंभौर किला दिया तथा संधि कर ली। 1534-35 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण कर दिया। दोस्तों कर्मावती ने हुमायूं को राखी बेचकर सहायता मांगी। इस समय चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। दोस्तों फिर इन्होंने राखी भेजी थी, इससे सहायता मांगी, पर दोस्तों हुमायूं ने सहायता नहीं की थी। इन्होंने जो धोखाबाजी कर दी थी, इसलिए दोस्तों इसमें एक और साका हुआ। पहले साका हुआ था दोस्तों, उसमें भी जो उनको मरना पड़ा था, और अब साका हुआ है दोस्तों वापस, और उसमें रानी कर्मावती ने जोहर किया। देवलिया के वाहद सिंह के नेतृत्व में केसरिया रंग जो सर पे बांधकर जो सारे शासक थे वो उतर गए। नेक्स्ट है बनवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। दोस्तों उदय सिंह वही है महाराणा प्रताप के पिता। दोस्तों वह उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास चली गई। दोस्तों अब है उदय सिंह। दोस्तों इनका कार्यकाल 1537 से 1572 तक था। दोस्तों 1540 में मावली उदयपुर के युद्ध में बनवीर को हराकर ये शासक बने थे। 1559 में उदयपुर की स्थापना इन्होंने की थी। यहाँ पर उदय सागर झील का निर्माण करवाया। दोस्तों इसमें उदयपुर बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो महाराणा प्रताप ने निभाई थी। 1567-68 में अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ। उदय सिंह गिरवा के पहाड़ियों में चले गए। जयमल व पत्ता ने किले का मोर्चा संभाला। इस समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। दोस्तों हमने 2 साकाओं के बारे में आपको ऊपर बताए थे, अभी तीसरा साका हुआ था। दोस्तों जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। दोस्तों ये युद्ध जो है बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था। दोस्तों 1568 में हुआ था ये युद्ध। दोस्तों इसमें जो सारे जो विश्वसनीय सामंत थे वो सारे मारे गए थे। कल्ला राठौड़ को चारों हाथों वाला देवता कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जयमल को भी अपने कंधों पर उठा लिया था। दोस्तों जयमल जो थे वो कल्ला के काका थे। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। दोस्तों जो 30,000 लोगों की जो प्रजा थी जो महल के अंदर लाई गई थी, क्योंकि वो उस टाइम पे युद्ध चल रहा था, तो जैसे ही वो साका हुआ तो सारी जो प्रजा का कत्लेआम कर दिया गया। फूल कंवर जो दोस्तों जो पत्ता की पत्नी थी के नेतृत्व में जोहर किया गया। अकबर जयमल तथा पत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ तथा इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। दोस्तों जयमल और पत्ता की दोस्तों बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इसको फ्रांसीसी यात्री बर्नियार ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ने इसका उल्लेख किया है। बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी इन दोनों की मूर्तियां हैं। 1572 में होली के दिन गोकुंदा में मृत्यु हो गई। किसकी? उदय सिंह की। वहीं पर इसकी छतरी बनी हुई है। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया, बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाया। दोस्तों इसमें वैसे हम देखें तो जो रानी धीरबाई थी, जो जगमाल की माता थी और राणा प्रताप की छोटी माँ थी, उनका जो बड़ा योगदान था, उनका बड़ा षड्यंत्र था। फिर है दोस्तों नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे जो मेवाड़ के, वो थे महाराणा प्रताप। दोस्तों इनका कार्यकाल था 1572 से 1597 तक। दोस्तों इन्होंने 25 वर्ष तक शासन किया। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में। माता थी जयवंता बाई सोनगरा। रानी थी अजबदे पवार। बचपन का नाम था इनका कीका। दोस्तों ये भीलों ने इनका नाम दिया था।
प्रताप का पहला राजतिलक 28 फरवरी 1572 को कोकुंदा में ही हुआ, होली के दिन। सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप का राजतिलक किया था। दोस्तों ये जो रावत चुंडावत के बेटे थे। प्रताप ने कुंभलगढ़ में अपना विधिवत राजतिलक करवाया। इस समारोह में मारवाड़ का चंद्रसेन उपस्थित था। दोस्तों चंद्रसेन ने भी जो महाराणा प्रताप के साथ बहुत अच्छी जो भूमिका निभाई थी मुगलों के विरुद्ध। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। जलाल खां कोरची 1572 में, मान सिंह, भगवान दास टोडरमल, ये भगवान दास आमेर का राजा था, 1573 में इन तीनों को भेजा था। दोस्तों इनको याद करने की एक ट्रिक थी दोस्तों, वो है दोस्तों जाम भट्ट। यानी दोस्तों जैसे जलाल खां, मैं से मान सिंह, भय से भगवंत दास और तय से टोडरमल। दोस्तों ये लाइन वाइज याद करने की एक ट्रिक थी। फिर आगे है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, जो राजसमंद में है। दोस्तों हल्दी घाटी वो युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाराणा प्रताप के जीवन का। 18 जून 1576 में ये युद्ध हुआ था। दोस्तों अकबर के सेनापति थे मान सिंह और आसिफ खां। प्रताप की तरफ से रामशाह तोमर जो ग्वालियर के थे, कृष्णदास टुंडावत, हाकिम खान सूरी, दोस्तों जो अफगान थे, इन्होंने महाराणा प्रताप का अच्छा साथ दिया था। और था पूंजा भील। दोस्तों इनका पिता जो थे राणा खेता, वो भी इनके प्रताप के साथ थे। युद्ध में चेतक के घायल होने पर प्रताप युद्ध से बाहर चले गए। झालामान जो बीदा के नाम से जाने जाते हैं ने युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने जो महाराणा प्रताप बन के युद्ध का नेतृत्व किया। मेहतर खां ने युद्ध में अकबर के आने की गलत सूचना दी थी। मान सिंह प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता है। अकबर ने मान सिंह तथा आसिफ खां का दरबार में आना बंद कर दिया। चेतक छत्री दोस्तों ये बलीचा राजसमंद में थी। फिर है दोस्तों जो अबुल फजल है, उसने खामनौर का युद्ध बताया और बदायूनी इस युद्ध में उपस्थित था। ये इन्होंने गोकुंदे के युद्ध के बारे में बताया। दोस्तों इस हल्दी घाटी के युद्ध को जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली बताया। आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध बताया। ये दोस्तों बाग है यानी बाग यानी शेर, बादशाह यानी अकबर। ये दोस्तों शेर और एक बादशाह के बीच का युद्ध का इन्होंने बताया। फिर है दोस्तों 1577 में अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया तथा नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। कुंभलगढ़ का युद्ध, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए थे, 1577, 78 और 79। फिर है दोस्तों शेरपुर घटना। दोस्तों इस घटना 1580 में अमर सिंह मुगल सेनापति रहीम जी की बेगमों को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस भेजा। दोस्तों अमर सिंह जो थे वो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। दोस्तों फिर होता है दिवेर का युद्ध 1582 में। दोस्तों दिवेर भी राजसमंद में है। इस युद्ध में प्रताप की विजय हुई। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया। इस युद्ध में प्रताप के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा ईडर रियासत भी थी। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। दोस्तों पहले वाला जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसको मेवाड़ का थर्मोपोली कहा था और इसको मेवाड़ का मैराथन कहा। फिर है 1585 में जगन्नाथ कछवाहा ने प्रताप पर अंतिम आक्रमण किया था। प्रताप ने चावंड जो उदयपुर में है को अपनी नई राजधानी बना लिया। प्रताप ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ जीत लिया। दोस्तों पर महाराणा प्रताप को सपना था चित्तौड़ को जीतने का, पर दोस्तों वो उसको जीत नहीं पाए। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर तथा महल का निर्माण करवाया। दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ चावंड से हुआ था और मुख्य चित्रकार थे नसीरुद्दीन। तो दोस्तों दरबारी विद्वान जो थे महाराणा प्रताप के वो थे चक्रपाणी मिश्र। दोस्तों महाराणा प्रताप के मित्र भी थे और बचपन से उनके साथ थे। दोस्तों उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ, बगीचों यानी उद्यान विज्ञान की जानकारी। दोस्तों जो 2 बुक थी इन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर लिखी थी। हेमरत्न सूरी दोस्तों एक गोरा बादल की चौपाई के लेखक थे। ये दोस्तों रामा सांधू और 4 थे माला सांधू। फिर है दोस्तों भामाशाह तथा
ताराचंद नामक 2 भाइयों ने प्रताप की आर्थिक सहायता की। 25 लाख रुपए तथा 12,000 अशर्फी दिए थे। अशर्फी यानी सोने के सिक्के। भामाशाह को प्रताप ने प्रधानमंत्री बनाया। प्रताप ने सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर यानी भीलवाड़ा की जागीर दी थी। 1988 में उदयपुर अभिलेख के अनुसार ये जानकारी मिलती है। 19 जनवरी 1597 की चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई। पांडोली में प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, हल्दी घाटी युद्ध का महत्व क्या है उसके बारे में जानते हैं। यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता का युद्ध था। प्रताप कम संसाधनों के बावजूद अकबर से लड़ा। इससे जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। प्रताप ने मेवाड़ की साधारण जनता व जनजातियों में राष्ट्रवादी की भावनाओं का संचार किया। हल्दी घाटी आज भी राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रीय आंदोलन में युद्ध से प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। अब दोस्तों हाथियों के बारे में। दोस्तों प्रताप के हाथी थे लूना और राम प्रसाद। दोस्तों इसको अकबर ने कैद कर लिया था और इसका नाम कर दिया था पीर प्रसाद। और अकबर के जो हाथी थे वो थे मर्दाना, जिसपे मान सिंह बैठा था, और वो थे गजमुख। और दोस्तों एक और था जिसका नाम था गजराज। अब दोस्तों एक क्वेश्चन उठता है, प्रताप के व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों हमने ऊपर आपको प्रताप के बारे में सब कुछ बता दिया, तो उसको सोच के आप इसका आंसर दीजिएगा। और दोस्तों फिर हैं अगले अमर सिंह प्रथम। दोस्तों ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इनका कार्यकाल था 1597 से 1620 में। दोस्तों इनके लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ था मुगल मेवाड़ संधि, जो 5 फरवरी 1615 को हुई थी। दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर तथा मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम के मध्य ये जो संधि हुई थी। युवराज कर्ण सिंह के दबाव के कारण अमर सिंह ने यह संधि की थी। शुभकर्ण व हरिदास संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की थी। इस संधि की जो शर्तें थी वो देखते हैं क्या क्या थी। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा। मेवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। और दोस्तों और थे संधि के जो महत्व थे वो क्या क्या थे। सांगा और प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना का पतन हुआ। संधि के कारण शांति व्यवस्था स्थापित हुई तथा कलात्मक गतिविधियों यानी सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। युवराज कर्ण सिंह मुगल दरबार में गया था। जहांगीर ने उसे 5000 का मनसबदार बनाया। फिर जहांगीर ने अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। फिर अमर सिंह इस संधि से निराश था तथा नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लग गया। और दोस्तों इसी स्थान पर रासमंद झील बनाई गई थी। नेक्स्ट जो राजा है दोस्तों वो थे कर्ण सिंह। उदयपुर में जगमंदिर महल पिछोला झील का निर्माण शुरू करवाया। खुर्रम विद्रोह के दौरान इन्हीं महलों में रुका था। उदयपुर में कर्ण विलास व दिलखुशा महल बनवाए। दोस्तों हम जो मेवाड़ के जितने भी राजा थे सबके बारे में डिटेल से आपको बता रहे हैं, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम आपके बदले में यही चाहते हैं। फिर है दोस्तों जगत सिंह प्रथम। दोस्तों इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उदयपुर में जगमंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया। उदयपुर में जगदीश मंदिर यानी जगन्नाथ राय का मंदिर का निर्माण करवाया। इसे सपने में बना मंदिर कहा जाता है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक थे कृष्ण भट्ट। फिर है दोस्तों उदयपुर में नौजूबाई का मंदिर बनवाया। दोस्तों नौजूबाई जो है वो धायमा थी। जगत सिंह दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। फिर नेक्स्ट है दोस्तों राज सिंह। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों चित्तौड़ का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। इस प्रकार शाहजहां के खिलाफ आक्रमण नीति अपनाई। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन किया था। इस समय इसने कई मुगल क्षेत्र जीत लिए थे। इसको टीका दौड़ भी कहा जाता है। फिर है दोस्तों औरंगजेब के
जजिया कर का विरोध किया। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की। जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ समर्थन दिया था। इसे राठौर सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी। और दोस्तों, उदाहरण पेश करने के लिए इन्होंने रूपगढ़ किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से शादी की थी। दोस्तों, हाडी रानी सहल कंवर, दोस्तों इनके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ का, सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चंडावत की रानी थी। अपने पति के निशानी मांगने पर सिर काटकर इन्होंने दे दिया था। मेघराज मुकुल की कविता सेनानी जो वो इन्हीं के ऊपर लिखी गई है। दोस्तों, आप जानते हैं राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो इन्होंने मंदिर कौन से बनवाए थे? श्रीनाथ मंदिर जो सिहाड़ नाथद्वारा में है, द्वारकाधीश मंदिर जो कांकरोली में है, अम्बा माता मंदिर जो उदयपुर में है। श्रीनाथ जी की मूर्ति 1672 में गोविंदाम व दामोदर दास मथुरा ले गए थे। फिर दोस्तों, झील के बारे में जानते हैं इन्होंने कौन सी झील बनवाई थी? वो थी दोस्तों राजसमंद झील, जाना सागर तालाब और त्रिमुखी बावड़ी। दोस्तों, ये जो सेकंड और थर्ड नंबर की झील है ये उदयपुर में स्थित है। फिर अब देखते हैं दोस्तों इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे। दोस्तों, फर्स्ट है रणछोड़ भट्ट तैलंग। दोस्तों, ये राज प्रशस्ति के लेखक है। दोस्तों, अमर काव्य वंशावली भी इन्होंने लिखी है। इन दोनों में प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। अमर काव्य वंशावली में चेतक का भी वर्णन है। किशोर दास दोस्तों ये राज प्रकाश के लेखक हैं। सदाशिव भट्ट ये राज रत्नाकर के लेखक हैं। इनकी उपलब्धियां दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक रूलर, पेयजल व्यवस्था के कारण और विजय कटकातु सेना जीतने के कारण इनको ये उपलब्धियां मिली। अब दोस्तों, राज प्रशस्ति ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपके क्वेश्चन आ सकता है कि राज प्रशस्ति क्या है, उसके बारे में 50 वर्ड में आंसर लिखिए। तो दोस्तों, वो उसके लिए ये जो आंसर मैं आपको बताऊंगा ये सफिशिएंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 पत्थरों पर लिखी गई है ये राज प्रशस्ति। संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख है। दोस्तों, भारत में संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख है। अकाल राहत कार्यों की जानकारी देती है। बापा रावल से लेकर राज सिंह तक के राजाओं के नाम मिलते हैं। मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी मिलती है। दोस्तों, इसमें ये जो शॉर्ट नोट्स है दोस्तों इसको आप बढ़ा करके लिख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे जो है ये रतन सिंह की जो बारे में लाइफ हिस्ट्री खत्म होती है। अब दोस्तों वापस आते हैं अमर सिंह सेकंड पर। दोस्तों, देवबारी समझौता 1708 में हुआ था। दोस्तों, देवबारी जो है वो उदयपुर में स्थित है। दोस्तों, ये संधि जो है, ये समझौता जो है वो अमर सिंह सेकंड जो मेवाड़ के थे, अजीत सिंह जो मारवाड़ के थे और सवाई जय सिंह जो आमेर के थे, उन तीनों के बीच में हुई थी। दोस्तों, यह समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ था। अब दोस्तों, ये देखते समझौते की शर्तें क्या थी। अजीत सिंह को मारवाड़ तथा सवाई जय सिंह को आमेर का राजा बनाने में सहायता की जाएगी। अमर सिंह सेकंड की बेटी चंद्र कंवर की शादी सवाई जय सिंह से की जाएगी तथा उसके बेटे को आमेर का अगला राजा बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको देवबारी समझौता समझ में आ गया। अब दोस्तों, नेक्स्ट राजा है हमारे संग्राम सिंह सेकंड। दोस्तों, इससे पहले संग्राम सिंह थे राणा सांगा। अब दोस्तों, ये दूसरे संग्राम सिंह है। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। सीसाराम में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वैद्यनाथ प्रशस्ति के लेखक है रूप भट्ट। फिर है दोस्तों जगत सिंह सेकंड। दोस्तों, ये हुड़दा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में हुआ था। दोस्तों, हुड़दा जो है वो भीलवाड़ा में एक जगह है। दोस्तों, यह मराठों के खिलाफ राजस्थान के राजाओं का सम्मेलन था। वर्षा ऋतु समाप्त होने के कारण रामपुरा कोटा में मराठों के खिलाफ युद्ध की बात की गई। आपसी मतभेदों के कारण सम्मेलन असफल रहा। खानवा युद्ध के बाद सम्मेलन राजपूतों ने पहली बार किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ संगठित होने की कोशिश की। दोस्तों, खानवा युद्ध बाबर राणा सांगा के बीच हुआ था, मैंने आपको ऊपर बताया था। दोस्तों, भाग लेने वाले कौन कौन थे? जगत सिंह प्रथम जगत सिंह सेकंड ये अध्यक्ष थे। सवाई जय सिंह आमेर, अरभय सिंह जोधपुर, भक्त सिंह नागौर, दलेल सिंह बूंदी,
दुर्जन साल कोटा, जोरावर सिंह बीकानेर, गोपाल पाल करौली, राज सिंह किशनगढ़, उदयपुर में जगत निवास महल पिछोला का निर्माण करवाया। दोस्तों नोकराम बुक जगत विलास जो बुक है वो नोकराम ने लिखी है। फिर आता है दोस्तों भीम सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा मेवाड़ कवर करवा देंगे। दोस्तों भीम सिंह के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों इनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो युद्ध था वो था गिंगोली परबतसर का युद्ध, जो 1807 में हुआ था। दोस्तों जगत सिंह सेकंड वर्सेस मान सिंह के बीच में हुआ था। दोस्तों अजीत सिंह चुंडावत व अमीर खां पिंडारी टोंग के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। और दोस्तों अब कृष्णा कुमारी विवाद जो 50 वर्डों में आपको आंसर लिखना है, तो उसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया है कि कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था। दोस्तों क्यों दे दिया गया था वो बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो मेवाड़ के जो थे भीम सिंह, उनकी बेटी थी कृष्णा कुमारी। दोस्तों इनकी सगाई पहले भीम सिंह मारवाड़ के भीम सिंह से की गई, पर दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों ये चाहते थे कि मान सिंह के साथ इनकी सगाई हो। इनके जो भाई थे मान सिंह, उनके साथ मान सिंह चाहते थे कि कृष्णा कुमारी की सगाई उनके साथ हो, पर दोस्तों भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी की सगाई आमेर के जगत सिंह सेकंड से कर दी थी। तो दोस्तों ये कारण था उनको जहर देने का। अब दोस्तों आगे देखते हैं। भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा मारवाड़ जो है वो खत्म होता है। सॉरी दोस्तों, मेवाड़ का जो पूरा इतिहास है वो खत्म होता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको मेवाड़ के बारे में पूरा जो हिस्ट्री है वो बता दिया है। दोस्तों इस एक वीडियो में को देखने के बाद आपको मेवाड़ का कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मेवाड़ के बारे में जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो सारी हमने आपको दे दी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमको आगे भी ऐसी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।